चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेक्शन एफ का रिवीजन कंटिन्यू करें कि अब हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट उसका रिवीजन हम लोग देख लें। ठीक है ना। पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट उसका रिवीजन समझा हमने, लॉन्ग में हर एक सम हमने समझा, ऊपर ऊपर से उसके मतलब सब एडजस्टमेंट हमने क्लियर किए ना उसके। आज कंपनी फाइनल अकाउंट के सब सम हमें क्लियर करने, ठीक है ना। ये वन शॉट वीडियो में उसके सब सम एक साथ देखेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट उसका वीडियो काफी लंबा बना था, तो अगर सपोज वो अपलोड नहीं हुआ होगा इससे पहले तो फिर आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, चिंता मत करना भाई। वीडियोस वन शॉट के काफी लॉन्ग बन रहे हैं और टेक्निकल इश्यूज की वजह से कभी कभार लेट हो रहा है। ठीक है, पर वीडियो सब आएंगे, अब चिंता बिल्कुल भी मत करना भाई उसकी। तो यहाँ पर कंपनी फाइनल अकाउंट का रिवीजन देखें। आपको भी पता है कि कंपनी जब फाइनल अकाउंट तैयार करती है तो वो पब्लिक के लिए तैयार करती है, पब्लिक के सामने रखती है, और इसी वजह से पब्लिक के सामने रखने के लिए वो मेनली दो स्टेटमेंट पब्लिक के सामने रखती है। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा बैलेंस शीट। कंपनी का खुद का सेपरेट तो फाइनल अकाउंट पूरा बनता है, जैसे हम पार्टनरशिप में बनाते हैं उसी की तरह। ट्रेडिंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, ये सब कंपनी अपना सेपरेट अकाउंट बनाती है, लेकिन ये सब पब्लिक के सामने नहीं रखती। ठीक है ना, पब्लिक को ये सब समझ में नहीं आएगा, तो पब्लिक के सामने एक सिंपल स्टेटमेंट रखना होता है, जो कंपनी पब्लिक के सामने ये दो स्टेटमेंट रख के देती है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और हमें भी इस चैप्टर में ये दो ही स्टेटमेंट बनाने होते हैं। अब जब ये दो स्टेटमेंट हमें तैयार करने हैं ना, तो जिनमें हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसका फॉर्मेट और उसके जो है वो एग्जांपल्स हम लोग देखें। ठीक है ना, इनका फॉर्मेट हम लोग समझे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसका फॉर्मेट कैसे बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो आप लोग कि अभी भी बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हर साल जो है वो स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर फॉर्मेट कैसे बनाना है, पूरा फॉर्मेट बनाना है कि सिर्फ जो है वो हेड पॉइंट्स लिखने हैं, कि उसके अंदर के भी हेड पॉइंट्स लिखने हैं हमें। ठीक है, तो भाई मैं हर बार बोल रहा हूं और कभी प्रॉब्लम नहीं आती उसमें कि आप खाली मेन पॉइंट्स लिखोगे तो भी करेक्ट है, मेन पॉइंट के अंदर के हेड पॉइंट्स लिखोगे तो भी करेक्ट है। बराबर, दोनों ही करेक्ट है, आपका एक भी मार्क कट नहीं होगा। खाली मेन पॉइंट जो है और जो हेड पॉइंट्स है उसके अंदर आपका खाली प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए। भाई करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। आप करंट का अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दोगे तो मार्क्स जाने ही जाने हैं। बराबर, अमाउंट सही जगह पे होनी चाहिए। फिर आप अंदर के हेड पॉइंट्स, सब पॉइंट्स लिखो तो भी बहुत अच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर अभी जो मैं सब सम्स करवाऊंगा ना वो मेन हेड पॉइंट्स के साथ करवाऊंगा, कि जैसे प्रॉपर रूल्स आप लोग कहते हो कि नहीं नहीं हेड पॉइंट्स लिखे हुए होने चाहिए, वैसे ही होना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम जो है वो आज पूरा रिवीजन उसके हिसाब से देखेंगे, उसके हिसाब से बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे हमें एंट्रीज करनी है। बरोबर, और इसके हिसाब से नहीं भी करोगे, मैं डायरेक्टली भी करोगे तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, कोई चिंता मत करना दोनों मेथड में। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आप लोग देखोगे कि उसमें फॉर्मेट कैसे, तो उसमें चलो आपको ये पहले ध्यान होगा, रिवीजन है मतलब पहले तो आपको ये ध्यान भी होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसमें ये 7 स्टेप तो लिखने ही लिखने हैं। बराबर ना, ये 7 स्टेप्स आते हैं। फॉर्मेट ऐसा ही बनता है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, नोट नंबर और 2 अमाउंट। बराबर, और उसके अंदर ये 7 स्टेप्स लिखते हैं, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारी सेल कहलाती है। ठीक है ना, सेल की अमाउंट यहाँ पर लिखते हैं, जिनको नहीं है पता तो वो नोट करते जाओ भाई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिनमें सबसे पहले जो है वो सेल्स की अमाउंट आती है, बिजनेस का मेन सेल कितना है वो यहाँ बताना होता है। फिर अदर इनकम, सेल के अलावा बिजनेस की कौन कौन सी इनकम आ रही है वो अदर इनकम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद इन दोनों का प्लस करते हैं, वो टोटल रेवेन्यू आता है। ठीक है ना, कि सेल और अदर इनकम का प्लस वो टोटल रेवेन्यू, वो यहाँ पर लिखना होता है। फिर एक्सपेंसेस, अच्छा जब एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस में हम लोग गैप छोड़ देते हैं। अगर आप लोग फॉर्मेट से कर रहे हो तो एक्सपेंस का भी फॉर्मेट है मेरे भाई। हम जनरली ऐसे करवाते हैं कि भाई आप एक्सपेंस लिखो और उसके बाद 8-10 लाइन छोड़ दो, जो जो एक्सपेंस लगे वो इसमें लिखना। ठीक है ना, हम लोग ऐसे करवाते हैं। पर अगर सपोज आप पूरे फॉर्मेट से लिख रहे हो तो एक्सपेंस का भी फॉर्मेट है, अगर आप एक्सपेंसेस भी लिख रहे हो तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में आने चाहिए। बराबर, कि जिनमें एक्सपेंस में सबसे पहले परचेज, बिजनेस का मेन एक्सपेंस लिखना होता है। उसके बाद चेंज इन स्टॉक आता है, अगर बिजनेस में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए हुए हैं, आपके क्वेश्चन के अंदर अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए हुए हैं
तो वो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके ये चेंज इन स्टॉक बताना होता है, बराबर ना। चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस में डायरेक्ट परचेस एक्सपेंस आते हैं हमारे, जो भी परचेस एक्सपेंसेस वेजेस वगैरह हैं वो सब जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो जो एम्प्लॉयज को देने होते हैं, सैलरी हो गई, प्रोविडेंट फंड के एक्सपेंस हो गए, या अदर एक्सपेंसेस जो जो एम्प्लॉयज को देने हैं, बराबर, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इनके अलावा जो है वो फाइनेंशियल कॉस्ट, मनी रिलेटेड जो जो एक्सपेंसेस आते हैं, कि जैसे हमने कोई लोन का इंटरेस्ट दिया है, या तो फिर कोई डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया है, या अदर कोई भी जो है वो फाइनेंशियल मनी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, तो वो सब फाइनेंशियल कॉस्ट में, बराबर। कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, इन सब के अंदर भी कौन कौन सी बातें आती है, अगर वो डिटेल में जानना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखूंगा एक वीडियो की, जिसके अंदर मैंने डिटेल में समझाया है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बराबर। तो अगर आपको याद रखना हो तो वैसे आप लोग उसमें फिर से देख सकते हो आप एक बार डिटेल में। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन के एक्सपेंसेस और अमोर्टाइजेशन, कोई भी एसेट्स होते हैं या कोई भी चीज हो उसकी रिटर्न ऑफ वैल्यू हो। कितनी बार होता है ना कि भाई सपोज पैटेंट है तो पैटेंट को रिटर्न ऑफ किया है, लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ की है, तो ऐसी कोई भी रिटर्न ऑफ अमाउंट वो सब अमोर्टाइजेशन में और डेप्रिसिएशन में इस कैटेगरी में लिखते हैं। और उसके बाद आखिरी में अदर एक्सपेंस आते हैं, सेल एक्सपेंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गए, पोस्टेज रिलेटेड एक्सपेंस हो गए, ये सब अदर एक्सपेंस हो गए। तो अगर आप फॉर्मेट वाइज लिख रहे हो तो एक्सपेंसेस में भी ये फॉर्मेट लिखना भाई पूरा, बराबर। और नहीं भी लिखोगे तो भी चिंता नहीं है कि एक्सपेंसेस लिख के 8-10 लाइन छोड़ देते हैं। फिर टोटल एक्सपेंस, और टोटल एक्सपेंस के बाद फिर फॉर्मेट आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नंबर 5 है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि जिसमें से ये जो टोटल रेवेन्यू आया उसमें से ये टोटल एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। टोटल रेवेन्यू में टोटल एक्सपेंस माइनस करते हैं तो वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाता है, पीबीटी। उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे फिर लगता है प्रोविजन फॉर टैक्स, जितने परसेंटेज का टैक्स दिया गया हो वो टैक्स लगेगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट। तो जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाओ तो ये फॉर्मेट हमेशा पहले लिख लो। और आपको पता है कि भाई ये चैप्टर के जो सम्स आते हैं वो समझो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अगर तैयार करनी है तो आपको पहले ये पूरा फॉर्मेट लिख दो, और उसके बाद जो है वो खाली अमाउंट लिखते जाओ कि कौन सी अमाउंट कहाँ पर आएगी, बराबर ना। पूरा फॉर्मेट आप पहले बना लो, फिर जो जो क्वेश्चन में दिए गए हो उसकी अमाउंट हम लोग लिखते जाएंगे। आपको जो 11 मार्क का क्वेश्चन आता है उस 11 मार्क के क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दोनों कंबाइन करके पूरा 11 मार्क का भी एक क्वेश्चन आता है, या कभी कभार 11 मार्क में दो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। एक में कहते हैं कि कोई अलग कंपनी का खाली प्रॉफिट एंड लॉस बना के बताओ इसकी तरह, या तो फिर कोई दूसरा सम पूछा जाएगा कि कोई अलग कंपनी का सिर्फ बैलेंस शीट बना के दिखाओ, बराबर, जो बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देखेंगे हम। 11 मार्क में एक ही सम आता है, कभी कभार 11 मार्क में दो सम भी आते हैं। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है 11 मार्क का जो कभी चांसेस रहते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन भी आए। जो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है उसमें तो 100% आपके टेक्स्ट बुक का ही आता है ना। रेयरली कभी कोई पेपर सेट वाले कोई यहाँ वहां के हुए तो ठीक है, बरोबर। बाकी पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट आपके टेक्स्ट बुक का ही आता है। कंपनी फाइनल अकाउंट है उसमें आपके टेक्स्ट बुक के लॉन्ग सम देखो तो गिन के 3 या 4 सम है खाली, बरोबर। 99% उसी में से ही एक आएगा, या कभी नंबर बदल के खाली देंगे, फॉर्मेट वही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, कभी आपको सेपरेटली सिर्फ पीएनएल बनाने के लिए भी आपको कहते हैं तो उसके रिलेटेड ये पीएनएल का जैसे फॉर्मेट है, अब प्रॉपर फॉर्मेट वाइज कैसे हमें अमाउंट लिखनी है, कौन सा अंदर कौन सा बाहर अमाउंट लिखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग एक हम लोग इलस्ट्रेशन देखें कि जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 13 है, इलस्ट्रेशन 13 है, और वही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। इलस्ट्रेशन 13 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। ये दोनों आपके सेम क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो उसका एक बार आप लोग प्रैक्टिस देख लेना, बराबर। इलस्ट्रेशन 13 बता रहा हूँ, उसमें प्रॉपर बता रहा हूँ कि भाई अगर आपका ये पूरा फॉर्मेट है जिसमें एक्सपेंस में भी फॉर्मेट वाइज आपने लिखा है, एक्सपेंस के अंदर भी ये पूरा फॉर्मेट वाइज आपने स्टेप में जो है वो लिखा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो ध्यान से समझना। आपकी टेक्स्ट बुक देखो इलस्ट्रेशन 13 के उसमें श्री सहजानंद लिमिटेड के यहाँ पर अमाउंट इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ लिखे सबसे पहले दिया हुआ ऑफिस एंड सेल एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस हैं, तो ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस कहाँ लिखोगे, तो वो हमारे अदर एक्सपेंस में आता है।
ऑफिस एक्सपेंस और सेल एक्सपेंस किस में आ जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस में। बराबर, आपने अगर ये फॉर्मेट नहीं बनाया है, खाली एक्सपेंस लिख के आपने 8-10 लाइन छोड़ दी है, तो एक्सपेंस में आप पहला पहला एक्सपेंस लिख दोगे ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस, तो भी करेक्ट ही होगा मेरे भाई, कोई गलत नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम में। बराबर ना, मेरी गारंटी, कोई गलत नहीं देगा वहां पर। और अगर फॉर्मेट बनाया है तो ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस वो हमारा अदर एक्सपेंस में आता है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पूरी लिस्ट है कि इन सब के अंदर कौन कौन सी अमाउंट आती है, कौन कौन से नाम आते हैं कि परचेज सॉरी एम्प्लॉय एक्सपेंस में, डायरेक्ट एक्सपेंस में, फाइनेंशियल कॉस्ट में, अदर में क्या क्या आते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी पूरी लिस्ट दी गई है। बराबर, तो आप उसमें भी देख सकते हो, या तो फिर जो नाम के हिसाब से आप लोग याद रखो तो भी ठीक है, मेरा सेपरेट वीडियो है, आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस है 40,000, तो वो अदर एक्सपेंस में लिखोगे। अदर एक्सपेंस उसके अंदर आप लोग लिखो, या तो अदर एक्सपेंस के बाहर ब्रैकेट करके लिखो। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो जैसे इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है, बराबर ना, तो वो अदर एक्सपेंस के हिसाब से आप लोग ब्रैकेट करके लिख सकते हो कि ऑफिस एंड सेल एक्सपेंसेस, मैंने शॉर्ट में लिखा कि, और एक्सपेंसेस की कोई भी अमाउंट हो तो वो पहले अंदर लिखते हैं, फिर टोटल एक्सपेंस करके उसको बाहर लिखा जाता है। तो ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस वो 40,000 है, अदर एक्सपेंस में लिखा जाएगा। बराबर, एग्जाम में भी पूछे तो आपको फॉर्मेट लिख देना है, फिर जगह पे खाली अमाउंट लिखनी है। फिर उसके बाद सेल दिया हुआ है 16 लाख का है, तो सेल 16 लाख का, तो ये जो ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल, उसकी अमाउंट सीधा बाहर ही लिखते हैं 16 लाख, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं आती है। बराबर ना, सेल में कोई कैलकुलेशन नहीं, वो तो एक्सपेंसेस का टोटल करना होता है, इसलिए पहले अंदर लिखते हैं फिर बाहर। फिर सैलरी है, तो सैलरी कहां पे लिखा जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, एम्प्लॉयज के एक्सपेंस है ना ये। बराबर, तो सैलरी वहां पे लिखा जाएगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके अंदर हम लोग करके लिखेंगे कि भाई सैलरी, सैलरी कितनी है सैलरी उसमें, तो 5 लाख की है, तो सैलरी 5 लाख, बराबर, वो लिखा जाएगा। फिर उसके बाद वेजेस दिए हुए हैं, वेजेस भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही आएंगे, कि जो वेजेस हैं वो वेजेस भी हम लोग किसे देते हैं, एम्प्लॉयज को ही देते हैं, वेजेस भी उसके लिए ही हुआ ना, तो वो भी आ जाएगा हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में। तो यहाँ पर वेजेस कितने, वेजेस 40,000 के हैं, तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट, दो नाम है तो देखो दोनों नाम ब्रैकेट करके लिखे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ही। बराबर, उसके बाद परचेस है 7,10,000 का, तो परचेस, तो ये परचेस का सेपरेट एक्सपेंस है, तो उस परचेस के अंदर लिखें 7,10,000, बराबर, 7,10,000 का हुआ। फिर ओपनिंग स्टॉक है 60,000 का, अच्छा ओपनिंग स्टॉक है तो उसके साथ क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, तो इसलिए जो चेंज इन स्टॉक है, तो वो चेंज इन स्टॉक में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके लिखते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट खाली चेंज इन स्टॉक कर में लिख देंगे, बराबर ना, क्लोजिंग स्टॉक को जीरो मानकर खाली ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अगर ऐसा है तो। और एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक खाली होगा ही नहीं, उस क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, अकेला क्लोजिंग स्टॉक है तो उसे बैलेंस शीट में लिखते हैं हम लोग करंट एसेट में, बराबर। अकेला ओपनिंग स्टॉक आपका फिलहाल यहाँ पर नहीं होगा कंपनी के अकाउंट, बराबर। अगर अकेला ओपनिंग स्टॉक है सपोज, तो वो चेंज इन स्टॉक में डायरेक्ट लिखेंगे इसमें। अगर क्लोजिंग स्टॉक अकेला है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकेला है तो उसको बैलेंस शीट के करंट एसेट में लिखेंगे, जब बैलेंस शीट बनाएंगे उसके करंट एसेट में लिखेंगे। और अगर दोनों साथ में हैं तो यहाँ चेंज इन स्टॉक करके लिखना है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। यहाँ ओपनिंग स्टॉक है देखो 60,000, तो नीचे क्लोजिंग स्टॉक 70 भी दिया हुआ है ना, तो मतलब चेंज इन स्टॉक करके आप भले पूरा नाम भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ओपनिंग स्टॉक 60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 70, 60 माइनस 70 तो -10 हो जाएगा, -10 तो वो माइनस में लिखना भाई, ब्रैकेट में करके लिखना वो 10,000, बराबर। ये चेंज इन स्टॉक में आएगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। फिर उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट कोई भी डिबेंचर लोन है हमारी, है ना, लायबिलिटी है, उस पे इंटरेस्ट, वो हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो उसे फाइनेंशियल कॉस्ट में लिखेंगे। कितना है डिबेंचर इंटरेस्ट, 20,000 का, तो फाइनेंशियल कॉस्ट उसमें लिखेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट, अंदर लिखेंगे 20,000 कि 20,000 का डिबेंचर इंटरेस्ट। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट बेचा होगा उसका प्रॉफिट, अब प्रॉफिट है ये इनकम है, ये इनकम अदर इनकम है, क्योंकि सेल की इनकम मेन होती है वो यहाँ लिखते हैं, बाकी सब अदर इनकम में लिखेंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ अदर इनकम में लिखेंगे हम लोग
कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट पे जितना प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 26,000 का, तो वो अदर इनकम में यहाँ पे लिख देंगे 26,000, ये अंदर लिखेंगे। अगर अदर इनकम 2-3 है तो 2-3 अदर इनकम लिख के फिर उसका टोटल बाहर, बराबर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स है 1,63,000, तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स उस टैक्स में लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। टैक्स की अमाउंट बाहर 1,63,000, बराबर। ये प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट सब हो गया ना, सब कंप्लीट। अब इसको क्लोज करते हैं। तो क्लोज कैसे करेंगे, एक एक करके क्लोज करते हैं, एक एक स्टेप। कि जैसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो यहीं पे ही रहेगा 16 लाख। अदर इनकम में ये एक ही है, अगर एक ही है तो यहाँ लाइन करके डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं 26,000, बराबर। उसके बाद टोटल रेवेन्यू, जहां टोटल रेवेन्यू में यहाँ ऐसे बॉक्स बनाकर टोटल रेवेन्यू में ये सेल और अदर इनकम को प्लस करेंगे, कि जैसे यहाँ प्लस हो जाएगा 16,26,000, बराबर ना। नंबर 3 टोटल रेवेन्यू, उसमें इन दोनों का प्लस बॉक्स बना के लिखेंगे। फिर एक्सपेंसेस, अब देखो एक्सपेंस में जो जो आया, जो नहीं आया, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन नहीं आया उसको डैश कर देंगे। अब पूरा फॉर्मेट अगर बना रहे हो तो जो जो ना आया उस पर डैश कर दो और बाकी का प्लस माइनस करो, बराबर ना। तो बाकी इन सब का अगर प्लस माइनस करें फिर वो टोटल करके यहाँ बाहर लिख देंगे कि ये जो टोटल, उस टोटल में बाहर लिख दें। चलो कितना हो जाएगा उसमें, तो 7 और 5 के 12 लाख हो जाएगा, 12 और एक 13 लाख हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13 लाख एग्जैक्ट, कि 13 लाख का एक्सपेंस हुआ, बराबर ना। टोटल एक्सपेंस इन सब का टोटल बाहर। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये 16 लाख में से 13 लाख माइनस करें तो कितना बचेगा, 3,26,000 बचेगा, बराबर ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 3,26,000 है ना, सॉरी अलाइनमेंट ऊपर नीचे हो जाती है 3,26,000, उसमें फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, जो प्रोविजन फॉर टैक्स आया था हमारा 1,63,000, एंड फिर फाइनल ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि जहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा नेट प्रॉफिट में ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये टैक्स माइनस करेंगे, ये जो है ना प्रोविजन फॉर टैक्स वो इसमें से माइनस करेंगे, तो वो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनल जो है वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कि जहां पर नेट प्रॉफिट आएगा हमारा कितना 1,63,000 का, बराबर। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना। अगर आप फॉर्मेट वाइज लिख रहे हो तो ऐसे बनाना होता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बराबर। अब फॉर्मेट वाइज नहीं लिख रहे हो तो ये बाकी के सब फॉर्मेट तो आपको लिखने ही है ना, स्टेप्स तो सब लिखने ही लिखने हैं आपको, खाली एक्सपेंसेस में ये सब एक्सपेंसेस आगे पीछे रहेंगे, बराबर। वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। कोई स्ट्रेस लेके काम मत करना कि वो भी करेक्ट है और ऐसे लिखोगे तो भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बराबर। अब जैसे ये इलस्ट्रेशन 13 देखा है ना, ऐसे ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, कि एक्सरसाइज का 8th वाला क्वेश्चन है, उसमें भी देखो पटेल लिमिटेड करके दिया हुआ है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। अब मैं वो लिख नहीं रहा हूं, खाली आपको बता रहा हूं कि कौन सी अमाउंट कौन से स्टेप में आएगी, ठीक है। कौन सी अमाउंट कहाँ पे आएगी वो खाली मैं आपको बता रहा हूँ, कि जैसे यहाँ पर सेल ऑफ स्क्रैप, तो सेल ऑफ स्क्रैप वो अदर इनकम में आएगा, वो सेल ऑफ स्क्रैप करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो हमारा परचेस, तो मटेरियल कंज्यूम सिंपल कुछ रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने का खर्चा, बराबर ना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो वो परचेस में आएगा, बराबर। नाम ध्यान रखना बेटा, उसके अंदर लिखेंगे वो। फिर सैलरी, सैलरी वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में, ठीक है, एम्प्लॉइज को सैलरी देंगे। इंटरेस्ट पेड, वो इंटरेस्ट पेड वो हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल कॉस्ट में, कोई भी इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारा फाइनेंशियल कॉस्ट हो गया। फिर उसके बाद सेल है, तो सेल इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वहां पे लिखेंगे सेल। चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो वो चेंज इन स्टॉक वो डायरेक्टली है कि चेंज इन स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके ही आपको अमाउंट दे दी गई है, बराबर। तो चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वो चेंज इन स्टॉक में। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो वो अदर एक्सपेंस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का अदर एक्सपेंस में। उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में लिखेंगे, वहां पर हमारे डेप्रिसिएशन। और आखिरी में प्रोविजन फॉर टैक्स, ये प्रोविजन फॉर टैक्स जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा
कि ये इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, जितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसके ऊपर प्रोविजन फॉर टैक्स ये 30% लगाना है, बराबर। जो हमने इलस्ट्रेशन किया उसमें सीधी अमाउंट थी 1,63,000, सीधी अमाउंट अगर ना हो परसेंटेज दिए हुए हैं तो परसेंटेज इसके निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके 30% यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान में रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसे बनाना है, पक्का ना। अब ऐसे ही बैलेंस शीट वाले भी हम लोग इलस्ट्रेशन देख लें। चलो अब फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट के बारे में समझे ना। तो देखो बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करते हैं, इसमें भी आते तो वही दो हिस्से हैं कि एक साइड कैपिटल लायबिलिटी और एक साइड एसेट। लेकिन पार्टनरशिप का जैसे बैलेंस शीट होता है उसमें हम लोग हॉरिजॉन्टल तैयार करते हैं ना, साइड बाय साइड लिखते हैं, यहाँ पर वर्टिकली तैयार होता है, ठीक है। सीधे लिखा जाता है कि एक हिस्सा इक्विटी एंड लायबिलिटी का, कैपिटल और लायबिलिटी कहते हैं, यहाँ कैपिटल उसकी इक्विटी हुई, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी एक हिस्सा और एक हिस्सा एसेट का, जिनमें से पहले अभी हम इक्विटी और लायबिलिटी के हिस्से के बारे में समझते हैं। अगर आप लोग फॉर्मेट बना रहे हो, सपोज सब हेड नहीं लिख रहे हो, तो आप लोग ऐसे लिखना है कि भाई इक्विटी एंड लायबिलिटी और उसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, शेयर होल्डर फंड जिसमें कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, शेयर होल्डर फंड, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड प्रोविजन है बिजनेस के वो सब इसमें, और फिर करंट लायबिलिटी। आपको सब बनाकर सब में 4-5 लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे भी फॉर्मेट बना सकते हो कि खाली ये मेन हेड लिख दो, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, और अगर सब हेड के साथ बना रहे हो तो सब हेड में ये सब लिखते हैं कि शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन सब का जो कैपिटल आता है वो, ठीक है ना। इनकी पूरी लिस्ट आपकी टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक जहाँ चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहां स्टार्टिंग के सेकंड पेज पे पूरी लिस्ट दी गई है, आप लोग उसमें रीड कर सकते हो। तो शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में सब इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। रिजर्व एंड सरप्लस में बिजनेस के जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हुए हैं, कि जो भी जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व वगैरह जो भी है, वो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं उसका प्रॉफिट जो यहाँ ट्रांसफर करते हैं वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर। फिर नॉन करंट लायबिलिटी आती है। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग जो बाहर से उधार लिया है, जैसे डिबेंचर हो गया, लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गई, जो भी बाहर से हमने उधार लिया हुआ है वो सब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हो जाता है कि भाई अगर जो बाहर से उधार लिया है इसके अलावा जो जो हमने समझो कि भाई फ्यूचर में किसी को कुछ देना है या क्या, जैसे अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपका एक है कि प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि डिबेंचर जब रिडीम करने हैं उस वक्त सामने वाले को प्रीमियम देना है, तो उसके लिए पहले से ही हमने जो है वो कुछ अमाउंट बना के रखी है, वो हमारा उधार है पहले से ही कि हम भाई फ्यूचर में इसको इतने पैसे देने हैं, ये सब अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाता है, बराबर। या इनके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हो गए कि प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ कंफर्म इंटरेस्ट देना है जब रिडीम करने हैं प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू, ठीक है। ये सब अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में रेगुलर लोन, डिबेंचर्स ये सब आते हैं, पब्लिक डिपॉजिट। अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में इनके अलावा कोई बाहर से उधार लिया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए और उनको वापस देना कंपलसरी है, ठीक है। या तो हमने वादा किया है कि हम आपको इतने टाइम में वापस करेंगे पैसे, ये सब अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं कि लॉन्ग टर्म कंफर्म जिसको पैसे देने, प्रोविजंस बिजनेस के अंदर ही जिसको देने, जैसे भाई वर्कर्स को जो है वो प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी फंड देना होता है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड होता है, ये सब प्रोविजन में होता है ना कि कंपलसरी वर्कर को देना है लॉन्ग टर्म में जब वो रिटायर होंगे, तो ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। फिर करंट लायबिलिटी में, कि करंट लायबिलिटी में सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म किसी से उधार लिया हुआ है, जैसे बाहर से उधार लिया, ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लॉन्ग टर्म जो है वो लोन आती है, ये लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में वही बैंक से शॉर्ट टर्म की लोन ली हुई है। फिर ट्रेड पेबल्स होते हैं कि वो ट्रेड पेबल्स में वो क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, ये सब ट्रेड पेबल्स में आएंगे। अदर करंट लायबिलिटीज हुई, दूसरी कोई भी करंट लायबिलिटी, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई प्रीपेड इनकम है हमारी, ये सब अदर में। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो प्रोविजन बिजनेस के अंदर ही किसी को देने के लिए रखे, वो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन प्रोविजन होता है या फंड होता है, या फिर इनकम टैक्स प्रोविजन रहता है कि इनकम टैक्स के पैसे कंपलसरी देने हैं शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर के, वो सब इसमें।
अगर आप पूरे सब हेड याद कर रहे हो तो इस तरह से लिखना भाई, ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए, पहले लॉन्ग टर्म फिर अदर लॉन्ग टर्म फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसमें आगे पीछे फिर नहीं चलेगा अगर फॉर्मेट वाइज लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो तो नॉन करंट लायबिलिटी करके 4 लाइन छोड़ दो, फिर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो लिखो, बराबर। तो अब इनके हिसाब से अगर देखें ना तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो इनके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि जिन क्वेश्चंस में सॉरी इलस्ट्रेशन 4 एंड 5 है और एक्सरसाइज का 5 वाला क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ ये लायबिलिटी का हिस्सा बनाना है, एसेट का हिस्सा नहीं है, सिर्फ लायबिलिटी का हिस्सा बनाना है, बराबर। तो उनका देखें, एक इलस्ट्रेशन 4 से शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 4 में बता रहा हूं कि लिखना कैसे है, कहाँ अमाउंट लिखनी है। ऐसे तो जनरली है कि भाई हर में जो भी ये हेड है उसके अंदर की अमाउंट पहले अंदर लिखते हैं, फिर इसका टोटल बाहर, और फिर जो तीनों पार्ट आएंगे उन तीनों का टोटल यहाँ पे लिखेंगे। पर एक इलस्ट्रेशन 4 में बता रहा हूँ, फिर इलस्ट्रेशन 5 से मैं ओरली बता रहा हूँ कि भाई कौन सी अमाउंट कहाँ पे लिखनी है हम, ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन 4 में जो है वो हमें इक्विटी एंड लायबिलिटी का खाली हिस्सा बनाना है बैलेंस शीट का, उसमें सब इंफॉर्मेशन दी गई है ना, ठीक है ना। कि जैसे ट्रेड पेएबल्स हैं तो ट्रेड पेएबल वो ट्रेड पेएबल में ही आएगा डायरेक्टली, ये जो ट्रेड पेएबल का हिस्सा लिखा है करंट लायबिलिटी में, है ना, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटीज में, ठीक है, कि वहां पे आ जाएगा कितना है अमाउंट 30,000 का, तो ये ट्रेड पेएबल्स 30,000, ठीक है। फिर उसके बाद है लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म है वो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट ही है कि वो नाम ही दिए हुए हैं, हेड पॉइंट ही दिए हुए हैं और उसकी सीधी अमाउंट है, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में सीधा। अगर नहीं है तो जैसे वो पीएनएल में भी बताया था कि वो ब्रैकेट करके लिखते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन का अगर कोई नाम दिया गया होता कि वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन वहां ब्रैकेट में लिखते हैं वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, फिर उसकी अमाउंट अंदर, बराबर ना, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, उसमें दिया हुआ है 60,000, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड में, तो शेयर होल्डर फंड में ये रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है कि उसमें लिख देंगे कि ये 80,000 दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। फिर उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटी में ही आएगा कि करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटीज हैं कि उसमें अमाउंट लिख दें 25,000 की है, 25,000। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, शॉर्ट टर्म है मतलब करंट लायबिलिटी में आएगा, तो ये करंट लायबिलिटी में ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग का हिस्सा, ठीक है, उसमें लिख देंगे ये 24,000, बराबर ना। पूरा फॉर्मेट बना देते हैं फिर खाली अमाउंट लिखते जाते हैं उसमें। फिर शेयर कैपिटल है 2 लाख का, तो शेयर कैपिटल तो वो शेयर होल्डर फंड में ही आएगा, शेयर कैपिटल उसमें लिख देंगे कि 2 लाख का शेयर कैपिटल है, पहले सब अंदर अमाउंट, बराबर। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन 35,000 का, कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन है हमारा, ठीक है, शॉर्ट टर्म है तो करंट लायबिलिटी में, और करंट लायबिलिटी में ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन आखिरी में कितना है 35,000 का, 35,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म है तो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग से कितने दी गई है 1,20,000, 1,20,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एंड अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है 76,000 की, अदर लॉन्ग टर्म है तो वो भी नॉन करंट में ही आएगा, नॉन करंट में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या बोरोइंग्स कितनी दी गई है 76,000 की, ठीक है। ये सब अमाउंट आ गई, ये सब इससे दिए हुए, जो नहीं दिया गया हो उस पर डैश कर दो, और फिर जो है अब इनको क्लोज करो, एक एक पार्ट क्लोज करते हैं। शेयर होल्डर फंड, उसमें जो जो नाम लिखे उसका टोटल करके बाहर लिखते हैं, ये 3 है ना, नहीं था वो डैश कर दिया तो उसका टोटल करके बाहर लिखे 2,80,000, बराबर। उसके बाद जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटी में ये 3 हिस्से हैं, उन तीनों का टोटल करके बाहर लिख दें, कितना हो जाएगा 80 और 2,56,000, हाँ 2,56,000, ये इसका टोटल आ गया, बराबर 2,56,000। एंड उसके बाद जो है वो ये करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में ये 4 नाम हैं तो उन चारों का टोटल करके बाहर लिखें, कि इनका टोटल कर दें, कितना आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमारी 24,000 की है और इनका टोटल लिखें, सॉरी मैं डायरेक्टली टोटल लिख रहा हूँ कि 1,14,000 का आ जाएगा,
कितना आ जाएगा उसका 1,14,000 और इन तीनों का टोटल वो फिर नीचे 2 लाइन करके लिख देते हैं कि फाइनल टोटल कितना आया, बराबर। इन तीनों का वो फाइनल टोटल यहाँ पे लिख देंगे कि इनका टोटल आ रहा है जैसे 6,50,000, तो 6,50,000 ये फाइनल टोटल हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का। अगर समझो एसेट का हिस्सा भी होता तो उसमें भी इसी तरह से टोटल करते और इक्विटी लायबिलिटी और एसेट इसका टोटल मैच हो जाना चाहिए, आपका सेम आ जाना चाहिए, तो आपका सम करेक्ट है, बराबर। ध्यान में आ रहा है ना ये कैसे बनाना है? पूरा फॉर्मेट पहले याद करके लिख लो, फिर जो भी अमाउंट आती है वो अमाउंट खाली सही जगह पे लिखो, वो याद रखो कि अमाउंट कौन सी कहाँ पे आएगी। आएंगे 99% टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस, तो ये खाली ध्यान में रखना, नाम सेम ही रहेंगे, नंबर बदले हुए हो सकते हैं आपके, बराबर। तो नाम तो सेम ही रहेंगे, वही याद रखना है कि कौन सी अमाउंट कहाँ पर रहेगी। अब जैसे इलस्ट्रेशन 4 देखा ना, ऐसे इलस्ट्रेशन 5 में भी मैं खाली उसमें नाम ही बता रहा हूँ कि आप खाली देख लो कि कौन सा नाम कहाँ पर आएगा, कौन से हेड में आएगा, वो खाली बता रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 4 में डायरेक्ट अमाउंट थी हेड की, अब यहाँ डायरेक्ट अमाउंट नहीं होगी, जो नाम होगा तो वो नाम ब्रैकेट में करके लिखना होगा। जैसे इलस्ट्रेशन 5 है तो इलस्ट्रेशन 5 में दिया हुआ है ना कि भाई यहाँ पर शान लिमिटेड के अमाउंट दी गई है और उसमें खाली इक्विटी एंड लायबिलिटी का हिस्सा ही बनाना है, जिनमें सबसे पहले दिया हुआ 26,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, इक्विटी शेयर की अमाउंट है तो वो कहाँ पे आएगी, शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ना, ये शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल में आएगा। उसके अंदर ब्रैकेट में करके लिखेंगे, जो नाम है पूरा ही सेंटेंस लिखेंगे 26,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, बाहर 2,60,000, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन 5 में उसमें ऐसे लिखना है ब्रैकेट में। फिर 9% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा, कि बैंक ऑफ बड़ौदा की लोन है, लोन है तो वो लॉन्ग टर्म में आती है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये नॉन करंट लायबिलिटी उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें ये लोन लिखेंगे कि 9% लोन फ्रॉम बीओबी। फिर उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड है कि प्रपोज्ड डिविडेंड जो हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, तो डिविडेंड दे रहे हैं वो हर साल की हमारी लायबिलिटी है, बराबर ना। ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा नॉन सॉरी करंट लायबिलिटी में, हर साल डिविडेंड देना होता है, बराबर। कोई मेंशन हो कि हाँ भाई लॉन्ग टर्म का डिविडेंड है वो ठीक है, नहीं तो हर साल हम लोग डिविडेंड देते हैं तो वो प्रपोज्ड डिविडेंड किस में आ जाएगा, हमारा शॉर्ट टर्म में, मतलब कि करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटी के कौन से हिस्से में, तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो हर साल कंपलसरी देना हो, जैसे टैक्स है, ये डिविडेंड है, या अदर कोई भी देगा, हर साल कंपलसरी देनी है तो वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, बराबर। तो ये प्रपोज्ड डिविडेंड वो आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसके बाद है बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स में ब्रैकेट में लिखेंगे बिल्स पेएबल, बराबर। फिर सरप्लस फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस तो वो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस में लिखो या नेट प्रॉफिट में लिखो भले, ठीक है। इन्होंने कहां पर लिखा हुआ है, तो इन्होंने जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस में ही लिखा है, क्योंकि सरप्लस नाम है इसीलिए। एक्चुअली लिखा हुआ है कि सरप्लस एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस तो एक्चुअली तो नेट प्रॉफिट ही हुआ, तो आप वो नेट प्रॉफिट में भी लिखोगे ना तो भी करेक्ट रहेगा, लेकिन सरप्लस नाम दिया हुआ है, आप सरप्लस वाले में लिखोगे तो भी करेक्ट रहेगा, दोनों चीजें सही, ठीक है। सरप्लस है वो यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड लॉन्ग टर्म में देना होता है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये कंपलसरी देना है हमें वो, ठीक है, कंपलसरी देना है लॉन्ग टर्म प्रोविजन में प्रोविडेंट फंड। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म में आता है करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग उसमें आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बाहर से बैंक से शॉर्ट टर्म में लिया हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी शॉर्ट टर्म की होती है, लॉन्ग टर्म की नहीं, तो वो करंट लायबिलिटी में ही आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में, क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी, बराबर। यहां लिखेंगे जो जो नहीं आया हो उसमें डैश कर देंगे, जो नाम नहीं हो उसमें डैश कर दो, और इसी तरह से तीनों का टोटल करना, ठीक है। नाम ध्यान में रखना कौन सी चीज कहां पे लिखनी है हमें। फिर उसके बाद आपका वैसे ही एक्सरसाइज का भी 5th वाला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 5th वाला क्वेश्चन वो भी सेम वैसा ही है कि भाई सिर्फ लायबिलिटी का हिस्सा हमें तैयार करना है, तो अगर लायबिलिटी का हिस्सा तैयार करें, देखो उसमें जो जो चीजें दी गई है कि उसमें सबसे पहले दिया हुआ है 1,30,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच,
तो इक्विटी शेयर की अमाउंट है, कहाँ पे आएगी, शेयर कैपिटल में, ब्रैकेट में करके लिखेंगे, ठीक है, शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल में, ये इक्विटी शेयर। जनरल रिजर्व, तो रिजर्व है वो भी शेयर होल्डर फंड में ही रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, ठीक है, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व सरप्लस। फिर प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड अभी बताया, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उसमें प्रोविडेंट फंड। नोट कर लेना, याद कर लेना भाई, ये याद ही रखना है कि कौन से अमाउंट कहाँ है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो पार्टनरशिप की तरह एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, खाली सही हेड में लिखना है, सही जगह पे लिखना है, बराबर। ये हेड नहीं लिख रहे हो तो सीधा नॉन करंट लायबिलिटी में डायरेक्ट प्रोविडेंट फंड करके अमाउंट लिख दो तो भी आपका करेक्ट आएगा, और अगर हेड लिख रहे हो तो करेक्ट होना चाहिए। फिर प्रोविडेंट फंड आप लॉन्ग टर्म प्रोविजन की जगह लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिख दोगे तो मार्क्स कट होंगे भैया, ठीक है, तो मार्क्स कट होने के चांसेस है। अगर आपने फॉर्मेट में बना रहे हो फॉर्मेट और गलत लिख दिया तो ठीक है, बना ही नहीं रहे हो तो नॉन करंट लायबिलिटी में कुछ भी आगे पीछे लिखो, कोई गलत नहीं है ना, बना रहे हो और ऊपर नीचे लिखा तो मार्क्स कट होंगे, ध्यान में रखना बेटा ये। तो प्रोविडेंट फंड नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएगा। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल उसमें आएगा क्रेडिटर्स। उसके बाद पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, जो बाहर से बैंक्स या डिबेंचर या पब्लिक डिपॉजिट की तरह हम लोग पैसे लेते हैं वो सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग कोई भी इनकम हो, सॉरी एक्सपेंस हो, तो वो करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटीज में आता है, अदर करंट लायबिलिटीज उसमें आएगा आउटस्टैंडिंग ये रेंट। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो टैक्स भी हर साल होता है और हर साल का अगर टैक्स देना है तो वो करंट लायबिलिटी, उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन ही है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स। एंड देन अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये तो सीधा ही दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तो नॉन करंट में अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या बोरोइंग्स, उसमें सीधी अमाउंट। और टेम्पररी लोन है क्रेडिट बैलेंस का, टेम्पररी लोन मतलब शॉर्ट टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग की गई है तो वो करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ना, वो टेम्पररी लोन रहेगी। बात ध्यान, ये अमाउंट याद रख लेना भाई कि कौन सा कहाँ पे लिखना है, पक्का। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान में देना जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी बनानी है। अब एसेट का हिस्सा देखें हम लोग कि अब एसेट के हिस्से में क्या क्या और कैसे लिखना है। देखो अब दूसरा बैलेंस शीट का एसेट का हिस्सा समझे हम लोग, तो जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी, अब दूसरा एसेट का हिस्सा अगर बनाओगे ना तो उसमें दो पार्ट आते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, है ना, ये दो मेन हेड, और उसके अंदर के अगर सब हेड समझो तो उसके अंदर के सब हेड फिर इस तरह से आते हैं। अगर आप सब हेड लिख रहे हो तो फिर ऐसे लाइन वाइज लिखना है। जैसे नॉन करंट एसेट मतलब लॉन्ग टर्म की एसेट, जिसमें सबसे पहले फिक्स एसेट लिखनी है। फिक्स एसेट के अंदर भी दो पार्ट बनाते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिक्स एसेट में टेंजिबल मतलब वही कि भाई लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर वगैरह, ये सब टेंजिबल जो हमें दिखाई देती है। और इनटेंजिबल, फिक्स एसेट की इनटेंजिबल एसेट वही कि गुडविल हो गई, पेटेंट हो गई, कॉपीराइट हो गया, ये सब इनटेंजिबल एसेट्स में, ये नॉन करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कि कोई कंपनी में कोई शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदे, कोई दूसरी कंपनी में अगर हमने इन्वेस्ट किया है या और कहीं पे भी इन्वेस्ट हो लॉन्ग टर्म के लिए तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अगर हमने किसी को लोन और एडवांस लॉन्ग टर्म के लिए दे के रखे हैं, बराबर, कि लॉन्ग टर्म किसी को हमने एडवांस दिया है, लोन लिया नहीं है, लिया हो तो लायबिलिटी हो जाती है, अगर हमने किसी को लोन दिया है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आ जाता है। अगर हमने किसी को दिया हो तो भले एम्प्लॉय को दिया हो या बाहर किसी को दिया हो। और अदर नॉन करंट एसेट, दूसरे जो है वो नॉन करंट एसेट में आ जाता है कि जैसे कोई भी लॉन्ग टर्म प्रीपेड एक्सपेंस हो, जैसे वो आता है ना एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस के 4-5 साल का खर्चा एक साथ हमने दे दिया है ना, लीज होल्ड बिल्डिंग हो जाती है कि भाई लीज हमने दे दिया है कुछ साल का, एडवांस में खर्चा दे दिया है तो वो एसेट हो गई ना, ठीक है, वो सब अदर नॉन करंट एसेट में आ जाता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस हमने प्रीपेड कर दिया हो तो। और वैसे ही करंट एसेट में आता है कि करंट एसेट में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट आता है, इसमें सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, जहां करंट इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म अगर हमने कोई कंपनी के शेयर्स या कुछ अगर खरीदे हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो वो करंट इन्वेस्टमेंट। फिर इन्वेंटरीज आती है कि इन्वेंटरीज जिसके अंदर
जो भी स्टॉक हो गए, लूज टूल्स हो गए, है ना। इन्वेंटरी हमारा सामान कहते हैं, रेगुलर सामान, स्टॉक हो गया, टूल्स हो गया, लूज टूल्स हो गए, है ना, वो स्टेशनरी के कुछ सामान हो गए, ये सब आ गया इन्वेंटरी में। ट्रेड रिसीवेबल में डेप्टर्स हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, ये सब ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश रिलेटेड चीजें, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ठीक है ना, ये सब कैश और कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, कि शॉर्ट टर्म अगर हमने किसी को लोन दी है, भले एम्प्लॉय को शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है, या किसी बाहर किसी को शॉर्ट टर्म एक आध साल के लिए, कुछ महीने के लिए लोन दिया है। एंड अदर करंट एसेट्स, और दूसरी जो है वो अदर करंट एसेट में भी वही आता है कि कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह है या आउटस्टैंडिंग इनकम है शॉर्ट टर्म की, शॉर्ट टर्म के प्रीपेड एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग इनकम्स, वो सब अदर करंट एसेट्स। इसकी भी आप लिस्ट टेक्स्ट बुक में देख सकते हो भाई। और सिर्फ एसेट रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखो तो सिर्फ एसेट रिलेटेड में इलस्ट्रेशन 8 और 9 है, और आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, बराबर। सिर्फ एसेट रिलेटेड देखना है तो इलस्ट्रेशन 8 और 9 देखते हैं, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4। अब मैं इसमें आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ आएगी। अब मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब फॉर्मेट ध्यान में आ गया, बराबर, कि जो जो नाम है वो नाम खाली लिखने हैं भाई। नॉन करंट एसेट उसका सब टोटल लिखना है, वो बाहर, करंट एसेट उसके सब नाम लिखने हैं, फिर वो टोटल बाहर, और फिर दोनों का टोटल यहाँ फाइनल है। तो अब मैं रीड करता जा रहा हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, वो आपको बता रहा हूँ, फिर वो आप लोग लिखना, बराबर। जो पहले फॉर्मेट बताया अब इसमें भी नाम डायरेक्टली लिखने, कोई दूसरी कैलकुलेशन तो है नहीं। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन 8 से शुरू करते हैं। तो देखो इलस्ट्रेशन 8 में सबसे पहले दिया हुआ है फिक्स एसेट टेंजिबल, तो फिक्स एसेट है, नॉन करंट एसेट के फिक्स एसेट टेंजिबल में वो अमाउंट लिखेंगे, बराबर, फिक्स एसेट टेंजिबल। फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट, वो करंट एसेट के कैश और कैश इक्विवेलेंट। अगर फॉर्मेट बनाया है तो ये फायदा भी ये है कि सीधी सीधी अमाउंट लिखनी है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। फॉर्मेट नहीं बनाया है तो भी ये फायदा है कि बस करंट एसेट में सीधा लिख दोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो फिर फिफ्थ स्टेप पे आए ऐसा नहीं, पहले पे ही आ जाएगा, ठीक है ना, तो भी चलेगा, उसमें दोनों मेथड सही है। फिर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, तो लॉन्ग टर्म है नॉन करंट एसेट के लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, उसमें डायरेक्ट अमाउंट। फिर इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी करंट एसेट में, इन्वेंटरी में अमाउंट लिखेंगे। फिर अदर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट है तो नॉन करंट में ही अदर नॉन करंट एसेट्स में लिखेंगे। ये इलस्ट्रेशन 8 में तो सीधी सीधी अमाउंट ही है, ना हो तो जैसे पहले भी बताया ब्रैकेट में करके लिखते हैं। फिर कि अगर दिया होता मशीनरी तो टेंजिबल एसेट में ब्रैकेट में लिखते हैं मशीनरी, फिर अमाउंट लिखते हैं, सीधे ही है तो सीधे लिखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जो है वो करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो नॉन करंट एसेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और करंट इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट के पहले करंट इन्वेस्टमेंट। फिर ट्रेड रिसीवेबल, तो वो भी करंट इन्वेस्टमेंट के, सॉरी करंट एसेट के ये ट्रेड रिसीवेबल्स में, है ना, थर्ड पॉइंट पे। फिर उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म है तो वो भी करंट एसेट्स के ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में। और उसके बाद अदर करंट एसेट्स, तो वही करंट एसेट्स के लास्ट पार्ट अदर करंट एसेट्स में लिखेंगे। और फिक्स एसेट इंटेंजिबल है तो वो नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट इंटेंजिबल में लिखेंगे। सीधी सीधी अमाउंट लिखनी है, कोई ब्रैकेट में नाम है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मेट की अमाउंट दी गई है, तो सीधा फॉर्मेट की अमाउंट थी तो इन सब का टोटल करके बाहर लिखोगे, इन सब का टोटल बाहर, और फिर इन दोनों का टोटल यहाँ फाइनल टोटल करोगे आप। ऐसे करेंगे ना एसेट में, बराबर। 8th वाले में वैसे ही 9th वाले में भी है, खाली आप ये याद कर लो ना कि कौन सा नाम कहाँ पे आएगा, आपके लिए एकदम इजी हो जाता है फिर, बराबर। तो चलो अब हम लोग देखें 9th वाला इलस्ट्रेशन, कि इसमें नोटबुक लेके रखना है या माइंड में याद करते रहना है कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है। अब 9th वाले में भी सिर्फ एसेट का हिस्सा बनाना है, तो उसमें जैसे सबसे पहले दिया हुआ इंटरेस्ट अकर्ड, अब यहाँ ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट अकर्ड कहाँ पे, इंटरेस्ट अकर्ड मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म का ही होता है। शॉर्ट टर्म में करंट एसेट्स में ये अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा, कुछ भी आउटस्टैंडिंग इनकम हो तो वो अदर करंट एसेट में रहेगा, ये इंटरेस्ट अकर्ड। प्लांट मशीनरी, प्लांट मशीनरी लॉन्ग टर्म की होती है तो वो नॉन करंट एसेट्स के फिक्स एसेट में टेंजिबल में आएगा। प्लांट मशीनरी तो दिखाई देती है ना भाई, तो फिक्स एसेट के टेंजिबल में ये रहेगा।
फिर कैश ऑन हैंड, तो कैश ऑन हैंड नॉन करंट एसेट में, करंट एसेट के कैश और कैश इक्विवेलेंट उसमें ब्रैकेट में लिखेंगे कैश ऑन हैंड, बराबर ना, कैश और कैश इक्विवेलेंट। फिर ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क हमारी इनटेंजिबल एसेट है, तो वो नॉन करंट के फिक्स एसेट में इनटेंजिबल में लिखेंगे ट्रेडमार्क, वो इनटेंजिबल एसेट है। फिर डेप्टर्स, डेप्टर्स करंट एसेट में आता है, वो आएगा ट्रेड रिसीवेबल में, ट्रेड रिसीवेबल में रहेगा डेप्टर्स। फिर 10% नर्मदा बॉन्ड, ठीक है, नर्मदा बॉन्ड मतलब ये कोई बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट होता है, बॉन्ड है 10% के, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये नॉन करंट एसेट के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे कि हमने कोई कंपनी के या कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं। फिर लूज टूल्स है, तो लूज टूल्स करंट एसेट में रहेगा इन्वेंटरीज में, इन्वेंटरी हमारा सामान होता है तो उसमें ये लूज टूल्स रहेगा। फिर टेलीफोन डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट हमने कहीं पे डिपॉजिट की है, टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं तो डिपॉजिट रखते हैं ना, और ये लॉन्ग टर्म में होती है, जब टेलीफोन कनेक्शन कट करवाएंगे तब डिपॉजिट वापस मिलेगी, और वो तो पता नहीं कब कट करवाते हैं, जब बिजनेस बंद हो, तो वो नॉन करंट एसेट में आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, और उसमें लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस है, ठीक है ना, यहाँ लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस में हमने लॉन्ग टर्म उसको दे के रखा है, वो इसमें ये इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारा, बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा एडवांस हमने दे के रखा है वो, कि टेलीफोन डिपॉजिट उसमें, और यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड टेम्पररी है, अब म्यूचुअल फंड खरीदना ये भी इन्वेस्टमेंट है, कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया है लेकिन टेम्पररी दिया हुआ है तो वो करंट एसेट में आ जाए, कि करंट एसेट में यहाँ पे आ जाएगा कहां पर, ये करंट इन्वेस्टमेंट, जो पहला पहला है ना करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, बराबर, और उसके बाद वैसे ही टोटल कर देंगे, नाम ध्यान में रहेगा भाई, पक्का ध्यान में रहेगा ना कि कहाँ पे लिखना है। और फिर उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे एक्सरसाइज का फोर्थ वाला क्वेश्चन, कि एक्सरसाइज का फोर्थ वाला क्वेश्चन है, उसमें भी सिर्फ जो है वो हमें एसेट तैयार करनी है, सिर्फ ये हिस्सा, तो उसमें भी नाम दिया हुआ है, ध्यान देना कहाँ पे लिखना है। सबसे पहले उसमें ये एक्सरसाइज का फोर्थ वाला क्वेश्चन, उसमें जो है वो पहले दिया हुआ करंट इन्वेस्टमेंट है, तो करंट इन्वेस्टमेंट, तो करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में ही लिखेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट सीधा नाम रहेगा उसमें, बराबर। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, तो लोन एंड एडवांस शॉर्ट टर्म में है, तो शॉर्ट टर्म में भी करंट एसेट के ही ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, उसमें अमाउंट लिखेंगे, करंट एसेट शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस। फिर अदर करंट एसेट्स है, सीधा नाम ही है कि करंट एसेट में लास्ट अदर करंट एसेट्स। फिक्स एसेट टेंजिबल, ये भी सीधे नाम दिए हुए हैं, तो ये नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट टेंजिबल में, उसमें ये अमाउंट। फिर उसके बाद कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये भी नाम में ही रहेगा कि करंट एसेट में कैश और कैश इक्विवेलेंट उसकी अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। फिर इन्वेंटरीज है, तो इन्वेंटरी मतलब हमारा स्टॉक कहलाया, तो वही करंट एसेट के इन्वेंटरीज में, उसमें सीधी अमाउंट। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट के ट्रेड रिसीवेबल्स में, शॉर्ट टर्म है रिसीवेबल, तो वो करंट एसेट्स में रहेगा। अदर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट है तो नॉन करंट एसेट्स में अदर नॉन करंट एसेट्स, सीधी अमाउंट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट, तो नॉन करंट एसेट्स के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, ये भी सीधी अमाउंट। फिक्स एसेट इंटेंजिबल, तो ये भी डायरेक्ट नॉन करंट में फिक्स एसेट इंटेंजिबल, उसमें लिखा जाएगा। और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, तो लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, तो वो भी नॉन करंट में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, सीधे सीधे नाम थे ना, आपको फॉर्मेट याद रह जाए तो ये सम से कोई भी पूछा, पीछे की अमाउंट देखने की भी जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, खाली नाम याद रखने कौन से कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये हुआ ना एसेट का, अब ऐसे ही कंप्लीट एक बैलेंस शीट देखें, फिर एक सम हम लोग पूरा देखें, तो पूरा सम कैसे तैयार करें, ठीक है ना। अब एक इलस्ट्रेशन हम लोग कंप्लीट बैलेंस शीट का देखें, फिर देखो, तो आप पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखें, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया, पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों बनाया, फॉर्मेट खराब बन गया सॉरी, पर पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट बनाया है, शॉर्ट में बन गया। तो पहले पूरी बैलेंस शीट का जो है वो हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कि अगर पूरा सम करना है तो कौन सी अमाउंट कहाँ पे लिखनी है, वो अब हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे उसके लिए आपका इलस्ट्रेशन 10 है और एक्सरसाइज का 6th वाला क्वेश्चन, दोनों एग्जैक्ट सेम है, ठीक है ना, दोनों एग्जैक्ट सेम है, सेम ही जगह पर लिखने हैं, ठीक है, 99% अमाउंट सब दोनों में सेम है। इलस्ट्रेशन 10 समझा रहा हूँ, समझो
कि उसमें पूरी बैलेंस शीट तैयार करनी है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ अकर्ड कमीशन, अब ये एसेट्स लायबिलिटीज दोनों में है तो ध्यान रहना चाहिए। पहले अकर्ड कमीशन है, तो अकर्ड कमीशन का मतलब होता है कि भाई जो हमें कमीशन मिलने वाली है तो वो एसेट हो गई हमारी। और कमीशन या कुछ भी मिलना हो तो वो शॉर्ट टर्म में ही आता है, मतलब करंट एसेट के अदर करंट एसेट में आएगा। अगर आप फॉर्मेट बना रहे हो, नहीं तो करंट एसेट में डायरेक्ट लिख दो अकर्ड कमीशन, ताकि अदर करंट एसेट में आएगा ये अकर्ड कमीशन। दूसरा लैंड बिल्डिंग, तो ये भी एसेट है, नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के फिक्स एसेट टेंजिबल में, लैंड बिल्डिंग फिक्स एसेट के टेंजिबल में रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल की अमाउंट वो, ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस करंट एसेट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बराबर, नाम ध्यान देना, नहीं तो अगर इसमें ना ध्यान रहे तो आप फॉर्मेट बुक में लेके रखो और खाली सुनते जाओ कि कहाँ पे क्या चीजें आएगी। मैं बोल ही रहा हूँ वैसे भी, अमाउंट तो लिख नहीं रहा हूँ, तो सुनते जाना ध्यान से कौन सी चीज कहाँ पे आएगी। तो बैंक बैलेंस वो आ जाएगा हमारा यहाँ पर कैश और कैश इक्विवेलेंट में, करंट एसेट में। फिर जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व शेयर होल्डर फंड के रिजर्व एंड सरप्लस में, वहां पे आएगा जनरल रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक, अगर अकेला क्लोजिंग स्टॉक है, कहीं पर भी और दूसरा ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक अकेला करंट एसेट के इन्वेंटरीज में लिखते हैं। करंट एसेट उसके अंदर इन्वेंटरीज, उसमें लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। फिर क्रेडिटर्स है, तो करंट लायबिलिटी के ट्रेड पेएबल्स में, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेएबल्स वो क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद डेप्टर्स, तो करंट एसेट के ट्रेड रिसीवेबल, उसमें आएगा डेप्टर्स। 10% डिबेंचर हमारी लोन है, बोरोइंग्स है, तो वो आएगा कहां पर, नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उसमें आएगा 10% डिबेंचर। फिर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, कि डिबेंचर रिडेम्पशन है उसका हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, होता है ना, डिबेंचर वापस देने हैं पैसे, तो उसके लिए हमने पैसे साइड में रखे हैं और कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म के लिए, जब डिबेंचर के पैसे वापस देने हैं तब का इन्वेस्टमेंट। तो ये लॉन्ग टर्म जो नॉन करंट एसेट है उसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बराबर, उसमें आएगा। फिर कस्टम डिपॉजिट, तो डिपॉजिट कोई भी तरह की हो तो वो कस्टम डिपॉजिट आएगा नॉन करंट के लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में। नॉन करंट एसेट उसमें लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, कस्टम डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में ही आएंगे। इसमें कस्टम डिपॉजिट है, वही अगर एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखो ना तो उसमें खाली इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट है, ये फर्क है, बाकी दोनों में सेम है, बराबर। कस्टम डिपॉजिट या इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट हो नॉन करंट एसेट के लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस में आएगा। फिर उसके बाद है ग्रेट्युटी फंड, तो ग्रेट्युटी फंड भी लॉन्ग टर्म का हमारा प्रोविजन है जो यहाँ नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ग्रेट्युटी फंड होता है जब वर्कर रिटायर होंगे तो उनको पैसे देने हैं, लायबिलिटी है हमारी, तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन उसमें लिखा जाएगा। एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्स के पैसे देने और टैक्स के हर साल देते हैं, तो वो करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म प्रोविजन उसमें देना है, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बराबर। तो उन सब में अमाउंट लिखेंगे, फिर ये लायबिलिटी का तीनों का टोटल कर देंगे, तीनों का अमाउंट बाहर लिख के उसका टोटल, फाइनल टोटल यहाँ पे लिखा जाएगा। ये फाइनल टोटल वो तीनों का टोटल लायबिलिटी का, और उसी तरह से एसेट में भी तीनों को काउंट करके, दोनों को काउंट करके उसका टोटल बाहर, और ये दोनों का टोटल आपका इक्वल होना चाहिए। जहां पर अमाउंट आती है वहां अमाउंट लिखेंगे, बाकी के अमाउंट डैश कर देंगे हम लोग, रहेगी बात ध्यान, पक्का, ठीक है। तो अब ये इलस्ट्रेशन 10, ऐसे एक्सरसाइज का 6th वाला क्वेश्चन करो, सेम नाम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है उसमें, ठीक है ना, सब सेम नाम ही दिए हुए, वो आप ट्राई करो पूरी बैलेंस शीट। और अब जो है वो पूरा सम देखते हैं हम लोग, पूरा एक क्वेश्चन देखें कि जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सब तैयार करना। उसके लिए अगर देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 14 है और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 है। इलस्ट्रेशन 14 और एक्सरसाइज का 9 और 10 क्वेश्चन, तीन ही क्वेश्चन है कि जिसके अंदर पूरा फॉर्मेट बनाना है।
और आपके एग्जाम में चांसेस पूरे रहते हैं, 99% चांस रहते हैं कि इन तीन में से एक आएगा। नाम सेम रहेंगे, नंबर बदलेंगे, खाली अमाउंट बदल सकती है। वैसे भी अमाउंट यहाँ इंपॉर्टेंट ही नहीं है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट तो कर नहीं रहे, बरोबर। अमाउंट तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, हम खाली नाम जो है वो यहाँ पर बरोबर देख रहे हैं और नाम सेम रहते हैं एग्जाम में अगर पूछा तो, बराबर। और 99% इन तीनों में से एक पूछेंगे। तो चलो पहले इलस्ट्रेशन 14th वाला हम लोग देखें कि आपका 14th वाला इलस्ट्रेशन है कि जिसके अंदर यहाँ पर दिया ना शिवम लिमिटेड है और उसके रिगार्डिंग हमें पूरा फाइनल अकाउंट तैयार करना है। तो आपने पूरा फॉर्मेट बनाया है, बैलेंस शीट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना लिया है, उसमें सातों स्टेप लिख दिए जो है। सॉरी हैंडराइटिंग छोटी हो गई है, आप बुक में लेकर बैठना और सुनना ध्यान से। टेक्स्ट बुक और नोटबुक खुली रखो, फॉर्मेट बना के रखो उसमें और देखते जाओ कि हाँ ये अमाउंट यहाँ, ये अमाउंट यहाँ आएगी, ठीक है ना। आखिरी दिन पे भी रिवीजन कर रहे हो तो मस्त कान में रख के रिवीजन करते जाओ, फटाफट समझ में आएगा आपको। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बनाया और बैलेंस शीट बनाई है और उसके रिगार्डिंग हम लोग ये अमाउंट लिखते जाएं। तो सबसे पहले इन्वेंटरीज दी गई है। इन्वेंटरी हमारा स्टॉक कहलाता है ना, सामान कहलाता है। इन्वेंटरी कहां पर आएगी? तो बैलेंस शीट के एसेट में करंट एसेट, उसके अंदर इन्वेंटरीज है, करंट एसेट के अंदर इन्वेंटरीज, वो वहां पे लिखनी है। फिर फिक्स एसेट टेंजिबल, ये तो नाम ही है कि फिक्स एसेट टेंजिबल, नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट टेंजिबल वहां पे लिखना है, बराबर। ये इलस्ट्रेशन 14 चल रहा है ना भाई, उसमें ध्यान देना। फिर उसके बाद 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, इक्विटी शेयर की अमाउंट है। तो इक्विटी शेयर की अमाउंट ये इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड के शेयर कैपिटल में। उसके बाद सेल लिखना पीएनएल स्टेटमेंट में, पीएनएल स्टेटमेंट में जो पहला ही सेल दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट बाहर लिखेंगे, ठीक है ना, उसमें सीधे ही लिखेंगे कि हम लोग सेल इतना है। उसके बाद अदर इनकम है, तो अदर इनकम वही सेल के नीचे अदर इनकम है, उस अदर इनकम में लिखेंगे ये अदर इनकम के अमाउंट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस तो वो हमारे एक्सपेंस के अंदर ही जो नाम आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसमें सीधे लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ तो सीधे सीधे नाम है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो उधार है, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसमें अमाउंट आएगी। फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट है एक्सपेंस के अंदर, पीएनएल के एक्सपेंस में फाइनेंशियल कॉस्ट में लिखेंगे। देन ट्रेड पेएबल्स है, ट्रेड पेएबल्स कि हमें पे करना है, तो वो करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेएबल्स, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स। फिर ट्रेड रिसीवेबल, वो करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट के अंदर। कैश और बैंक बैलेंस, तो वो भी करंट एसेट में कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपका पीएनएल स्टेटमेंट में एक्सपेंस के अंदर लिखेंगे, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन आता है उसमें, डेप्रिसिएशन में अमाउंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना हमारा परचेज प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो पूरा मिला के होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम एक्सपेंस में लिखेंगे परचेज के अंदर, जो परचेज है ना उसमें ब्रैकेट में ही लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा नॉन करंट एसेट के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर ये अमाउंट लिखेंगे, बराबर। और आखिरी में जो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है वो प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट में है तो 2 एंट्री करनी है। ये रूल याद रखना भाई, भले कंपनी है, भले एक ही एडजस्टमेंट दिया गया हो, पर जो भी एडजस्टमेंट हो उसको 2 जगह पर लिखना है। अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ना प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 का है, तो ये 80,000 प्रोविजन फॉर टैक्स हमें 2 जगह पर लिखना है भाई। कहां कहां 2 जगह पर लिखेंगे? तो एक तो लिखेंगे पीएनएल स्टेटमेंट में जो प्रोविजन फॉर टैक्स है नंबर 6 पे, पीएनएल स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स वहां लिखेंगे हम लोग। और दूसरा ये प्रोविजन है, लायबिलिटी है हमारी, तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन वहां पे लिखना है, ये करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में और पीएनएल स्टेटमेंट के नंबर 6 प्रोविजन फॉर टैक्स में। ये एडजस्टमेंट में है तो दोनों जगह लिखने हैं हमें, पक्का?
ध्यान में रहेगा ये। और उसके बाद आप क्लोज करोगे। क्लोज कैसे करोगे आप? तो पहले पीएनएल स्टेटमेंट क्लोज करोगे। आपने सब अमाउंट लिखी होगी तो वो सातों स्टेप एक एक करके क्लोज करेंगे। सेल, इनकम, फिर टोटल रेवेन्यू, उसके बाद एक्सपेंस का टोटल। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके ऊपर टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसे ट्रांसफर करना है भाई। पीएनएल स्टेटमेंट क्लोज करोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ट्रांसफर करके ये शेयर होल्डर फंड में नेट प्रॉफिट में लिखेंगे। ये ट्रांसफर करना है भाई कि ये नेट प्रॉफिट के अंदर लिखेंगे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया आपका। उसके बाद बैलेंस शीट को रेगुलर क्लोज करेंगे कि पहले लायबिलिटी के तीनों नाम क्लोज करेंगे, उसके बाद एसेट के दोनों नाम क्लोज करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों का टोटल इक्वल आया कि नहीं आया। बराबर करेंगे ना ऐसे क्लोजिंग? पक्का भाई? हाँ, तो चलो ये इलस्ट्रेशन 14 हुआ। ऐसे ही अब एक्सरसाइज का 9th वाला क्वेश्चन देखें, है ना। उसमें एक एडजस्टमेंट है, वो खाली ध्यान देना आप लोग कि एक्सरसाइज का 9th वाला क्वेश्चन देखें, उसमें हमें पूरा करना है ये। तो उसमें भी नाम देखते जाएं, एक खाली एडजस्टमेंट एक्स्ट्रा है और उसकी काउंटिंग खाली थोड़ा ध्यान से समझना। बराबर। अब यहाँ पे अगर हम लोग पूरा करते जाए ना भाई, एक्सरसाइज का 9th वाला क्वेश्चन केयूर लिमिटेड करके दिया हुआ है, उसमें हम लोग नाम लिखते जाए पहले जो जो है, एडजस्टमेंट आएगा तब मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में ही रहेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल वही रहेगा हमारा शेयर कैपिटल में। उसके बाद है ऑफिस एंड सेल एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एंड सेल एक्सपेंस, तो वो एक्सपेंस के अंदर अदर एक्सपेंस में आएगा, जो अदर एक्सपेंस है उसके अंदर रहेगा ऑफिस और सेल एक्सपेंस। उसके बाद परचेस है, तो परचेस भी पीएनएल के एक्सपेंस में परचेस में ही रहेगा, जो परचेस कैटेगरी है उस परचेस में ही डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद 10% डिबेंचर, डिबेंचर हमारी लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, तो नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी उसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके अंदर लिखेंगे डिबेंचर। फिर सेल है, तो सेल को डायरेक्ट लिखना है हमें, पीएनएल स्टेटमेंट में सेल में लिख देंगे, ठीक है ना, वो डायरेक्ट। सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर भी हमारा एसेट है, सॉफ्टवेयर हमारा एसेट कहलाता है, लॉन्ग टर्म एसेट। भाई मैंने अगर जो अकाउंट का सॉफ्टवेयर लेके रखा है तो लॉन्ग टर्म उसे यूज करता रहूंगा, है ना, पर ये दिखाई नहीं देता, ये इनटेंजिबल एसेट है। तो जो नॉन करंट एसेट है उसमें इनटेंजिबल में लिखना है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद वेजेस, वेजेस तो वो हमारे एक्सपेंसेस है, उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दोनों में लिख सकते हो। देखो वेजेस की दो कैटेगरी है बेटा, अगर वेजेस बिजनेस के अंदर में किसी को दे रहे हैं ना तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस उसमें वेजेस लिखते हैं तो भी करेक्ट है। और वेजेस बिजनेस के बाहर किसी को दे रहे हैं मजदूरी के पैसे, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाता है हमारा। अब दोनों में यहाँ कुछ मेंशन नहीं है वेजेस किसको दे रहे हैं, तो आप दोनों में से किसी में भी लिखो आपका करेक्ट ही रहेगा। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस या एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वेजेस वहां लिखेंगे। डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस के फाइनेंशियल कॉस्ट में लिखेंगे, फाइनेंशियल कॉस्ट उसमें डिबेंचर इंटरेस्ट। सैलरी, तो सैलरी भी एक्सपेंस के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसमें सैलरी आ जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, तो ये करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स उसमें लिखेंगे ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में ओवरड्राफ्ट। लैंड बिल्डिंग, तो वो नॉन करंट एसेट के फिक्स एसेट टेंजिबल में लिखेंगे, फिक्स एसेट का टेंजिबल लैंड बिल्डिंग। ओपनिंग स्टॉक, अब यहाँ पे बात है भाई, अब देखो ओपनिंग स्टॉक है और उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक भी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों है ना, तो दोनों हो तो मैंने वो खाली बैलेंस शीट में सॉरी खाली पीएनएल में समझाया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दिए गए हो तो पीएनएल के एक्सपेंस में चेंज इन स्टॉक करके लिखते हैं। बराबर, जो पीएनएल अकाउंट है उसका एक्सपेंस जो है उसमें चेंज इन स्टॉक, उसमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे। बराबर, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ रफ में कि भाई चेंज इन स्टॉक जो है पीएनएल के एक्सपेंस में उसमें लिखेंगे कि भाई ओपनिंग स्टॉक है हमारा कितना, तो ओपनिंग स्टॉक 36,000 का है,
और माइनस क्लोजिंग स्टॉक वो हमारा 42,000 का है, तो 36 माइनस 42 कितना हो जाएगा, माइनस 6,000 आएगा, माइनस 6,000 आएगा ना। तो ये चेंज इन स्टॉक में, पीएनएल के चेंज इन स्टॉक वहां पे लिखेंगे माइनस 6,000, ब्रैकेट में करके लिखेंगे माइनस 6,000 चेंज इन स्टॉक। और दूसरी खास चीज जो स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं छोटी सी, कि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक अदर इंफॉर्मेशन में है, मतलब एडजस्टमेंट में है, तो क्लोजिंग स्टॉक में बिना कहे उसकी दूसरी एंट्री करनी है। अभी बता ना, एडजस्टमेंट में भले एक नाम हो पर दूसरी एंट्री तो करनी पड़ेगी, और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे आएगी, तो स्टॉक है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऊपर ही दिया हुआ है, उसकी दूसरी एंट्री नहीं करनी, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है, तो उसकी दूसरी एंट्री आएगी करंट एसेट में, हमारे इन्वेंटरीज में, करंट एसेट का इन्वेंटरी वहां लिखना है क्लोजिंग स्टॉक 42, बराबर। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह, चेंज इन स्टॉक में माइनस भी करना है और यहाँ पर भी लिखना है, क्लियर ना, ये ध्यान में रखना भाई, ये इस सम में खाली अलग है, और स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं, फोकट में 2 से 3 मार्क कट हो जाते हैं हमारे, तो ये माइंड में रखना ओपनिंग और क्लोजिंग का, और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है तो 2 एंट्री करनी है। फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड इनकम हुई है तो पीएनएल स्टेटमेंट में अदर इनकम में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। और डेप्टर्स है तो डेप्टर करंट एसेट के ट्रेड रिसीवेबल, उसमें लिखेंगे डेप्टर्स, बराबर। उसके बाद पीएनएल और बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे हम लोग, है ना। हाँ सॉरी, प्रोविजन फॉर टैक्स रह गया ना हमारा, 50% एडजस्टमेंट में है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स गिनेंगे जब आप पीएनएल स्टेटमेंट क्लोज करोगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, उसके 50% आपको प्रोविजन फॉर टैक्स में लिखने हैं, और एडजस्टमेंट में है तो वही प्रोविजन फॉर टैक्स को दूसरी एंट्री करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी लिखनी है, उसकी जो अमाउंट आएगी क्लोजिंग के वक्त, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स के 50%, तो जो भी अमाउंट आएगी उसको एडजस्टमेंट में है तो दूसरी एंट्री करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी करेंगे, फिर क्लोज करेंगे उसे। एडजस्टमेंट में है तो 2 एंट्री भूलना मत, पक्का। और उसके बाद वैसे ही फिर एक्सरसाइज का 10th वाला लास्ट क्वेश्चन, कि उसमें भी ध्यान देना कि भाई कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, बराबर। आपका फॉर्मेट इतना आप लोग याद कर रहे हो ना, तो अब तो याद हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ पे लिखनी है, तो फटाफट इनके नाम हम लोग रीड कर ले। और 10th वाले क्वेश्चन में तो आपका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, सीधी सीधी एंट्री करनी है, कि जैसे 10th वाले में पार्थ लिमिटेड दिया हुआ है, सबसे पहले उसमें सेल की अमाउंट है, तो सेल पीएनएल स्टेटमेंट के सेल में लिखेंगे, पीएनएल में लिखेंगे डायरेक्ट सेल। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो वो भी पीएनएल के एक्सपेंस में ही एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस उस कैटेगरी में लिखेंगे। फिर इन्वेंटरी, इन्वेंटरी करंट एसेट के इन्वेंटरी में लिखेंगे, बैलेंस शीट करंट एसेट इन्वेंटरी उसमें लिखेंगे। फिर फाइनेंशियल कॉस्ट, तो पीएनएल के एक्सपेंस में फाइनेंशियल कॉस्ट में लिखेंगे, पीएनएल एक्सपेंस वहां फाइनेंशियल कॉस्ट। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम वो क्या हुआ हमारा, पता है, वो उसका मिला हमें कि भाई कोई भी हम शेयर इश्यू करते हैं, तो शेयर इश्यू करते वक्त जो हमें एडवांस में पैसे मिलते हैं, है ना, शेयर हमने प्रीमियम पे, एडवांस नहीं प्रीमियम पे इश्यू किए हैं तो उसके पैसे मिलते हैं, तो वो हमारी सीधी इनकम हो जाती है। और ऐसी इनकम को हम लोग रिजर्व वगैरह में रखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे इक्विटी एंड लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा जाएगा, ठीक है, रिजर्व सरप्लस उसमें ये सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, तो वही नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट टेंजिबल वहां लिखा जाएगा वो। फिर ट्रेड पेएबल्स है, पेएबल्स लायबिलिटी है, तो वो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल्स वहां पे लिखेंगे। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, तो लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल में लिखेंगे ब्रैकेट में इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल, उसके अंदर ये नाम लिखा जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। अदर इनकम, तो अदर इनकम पीएनएल स्टेटमेंट में अदर इनकम में सीधा नाम लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स है उधार लिया हुआ है, तो नॉन करंट लायबिलिटी उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वहां नाम आएगा ये। कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश और बैंक बैलेंस वो करंट एसेट के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसमें लिखेंगे कैश और बैंक बैलेंस। फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पीएनएल स्टेटमेंट के एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन उसमें आएगा ये।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पीएनएल स्टेटमेंट में एक्सपेंस के परचेज में लिखेंगे, परचेज तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा। इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो वो नॉन करंट एसेट के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे हम लोग। बराबर, सब नाम हो गया, जिसपे नहीं आया उस पे डैश डैश करते जाओ और फिर इसको क्लोज कर दो। सबसे सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना 10 मिनट में पूरे 11 मार्क पक्के, 11 मिनट भी नहीं लगते, 10 मिनट में 11 मार्क पक्का। बराबर, करोगे ना ऐसी प्रैक्टिस भाई? फॉर्मेट के हिसाब से याद करो या बिना फॉर्मेट के याद करो, पर सही जगह पे सही तरह से लिखना है, उसकी प्रैक्टिस सही है आपको, पक्का। चलो, थैंक यू।